हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैंने लोकसभा के नोट्स तैयार किए हैं। टीचिंग एग्ज़ाम में आए हुए पिछले 20 सालों के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनका निचोड़ है ये। देखिए किस तरीके से मैंने तैयार किए हैं। सबसे पहले लोकसभा आर्टिकल 81 में है। इसका परिचय, इसे जनता का सदन कहते हैं, ये इसे निम्न सदन भी कहते हैं। जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। संरचना, अधिकतम सदस्य संख्या 550, वर्तमान सदस्य संख्या इसकी 543 है, राज्यों से 530 और केंद्र शासित प्रदेशों से 13 है। इसमें एंग्लो इंडियन भी राष्ट्रपति दो करता था, लेकिन वो अब समाप्त कर दिया गया है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आपातकाल में कार्यकाल बढ़ाते हैं 1 साल के लिए, फिर जब ये समाप्त हो जाता है तो फिर 6 माह में फिर से बढ़ाना होता है। योग्यता आर्टिकल 84 में है। इसके लिए कम से कम लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आपकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अयोग्यता आर्टिकल 102 में है। शपथ आर्टिकल 99 में और तीसरी अनुसूची में बताया गया कि लोकसभा के जो सदस्य हैं वो शपथ कैसे लेंगे। मतदान आर्टिकल 100 में है। अध्यक्ष होता है वो केवल निर्णायक मत देता है। जैसे कोई भी सदस्य सदन में विधेयक पारित हुआ तो मत बराबर हो गए तो अध्यक्ष अपना निर्णायक मत दे सकता है। सीट रिक्तियां आर्टिकल 101 में, कि जैसे कोई की मृत्यु हो जाए, कोई अपना पद त्याग दे, तो इन सब के बारे में बताया गया है सीट रिक्तियों में। गण पूर्ति मतलब सदन की बैठक चलाने के लिए कुल सदस्यों का 1/10 भाग उपस्थित हो तभी सदन की बैठक चलेगी, वरना अध्यक्ष स्थगित कर देगा उस बैठक को। तो जो इसके 1/10 भाग होते हैं वो होता है 55 सदस्य। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कितने सदस्य चाहिए कोरम के लिए, कितने भाग चाहिए, तो 1/10 भाग, या सदस्य पूछे तो 55 सदस्य। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष आर्टिकल 93 से 97 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया। इनका चुनाव अपने सदस्यों में से कर लेते हैं। अब धन विधेयक है या नहीं, ये अंतिम निर्णय अध्यक्ष का होता है। अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करते हैं। मुख्य शक्तियां, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है। जो मंत्री परिषद होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ऐसा आर्टिकल 75 के 3 में बताया गया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, और दूसरा ये पूछते हैं कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ऐसा किस आर्टिकल में लिखा है? 75 1 2 3 4, तो आपका आंसर 75 3 होगा। अब आते हैं अविश्वास प्रस्ताव। केवल लोकसभा में ला सकते हैं। ये केवल एक मंत्री के खिलाफ नहीं आता है, ये पूरी मंत्री परिषद के खिलाफ लाया जाता है, केवल मंत्री परिषद के खिलाफ, ना कि एक मंत्री के। फिर इसका विघटन, राष्ट्रपति इसे भंग कर सकते हैं। चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार पर, मतलब जो लोग 18 साल से ऊपर के वो सब लोग इसमें वोट कर सकते हैं। अधिवेशन वर्ष में 2 बार। सत्र की जो अंतिम बैठक तथा आगामी सत्र की बैठक के लिए नियत तारीख से 6 माह से अधिक ना होगी। मतलब जैसे सत्र की जो अंतिम बैठक है, अब जो आगामी सत्र आएगा उसके लिए एक डेट निश्चित की जाएगी कि ये इतनी डेट को है, तो उन दोनों के बीच में 6 माह से अधिक समय नहीं होगा। तो ऐसे 6 माह के अंदर आपके 2 बार अधिवेशन हो जाते हैं। बजट, ये बहुत पूछते हैं कि बजट पे जो बहस होती है वो कितने चरणों में होती है, तो वो 2 चरणों में होती है। और जो बजट की पारित करने की प्रक्रिया वो कितने चरणों से गुजरती है, तो वो 6 चरणों से गुजरती है। कभी कभी उन 6 चरणों के बारे में भी पूछ लेते हैं, या कहते थे कि इसको अरेंज कीजिए। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले प्रस्तुतिकरण, आम बहस, विभागीय समितियाँ जांच, अनुदान मांग पर मतदान, विनियोग विधेयक, फिर वित्त विधेयक पारित हो जाता है। देखिए, लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण के समापन पर वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट राज्यसभा की मेज पर रखा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि राज्यसभा की मेज पर रखा जाता है क्या? लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण के समापन वार्षिक वित्तीय विवरण कहाँ रखा जाता है, इस तरीके से। अब जो एससी की सीट होती है वो लोकसभा में 84 होती है और एसटी की सीट 47 होती है। लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति का ही होता है। अब आपका आता है, ये कुछ टॉपिक्स होते हैं संसद के। प्रश्नकाल, पहला घंटा जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसको प्रश्नकाल कहते हैं। शून्यकाल 12 से 1 बजे के बीच का समय, इसमें बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी नोटिस के डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेते हैं। अल्प सूचना प्रश्न,
लोक महत्व के विषय पर, मतलब लोक महत्व मतलब सार्वजनिक महत्व, हम लोगों से जुड़े हुए मुद्दों पर 15 दिन नोटिस से भी कम समय में प्रश्न पूछते हैं, इसीलिए अल्प सूचना प्रश्न कहते हैं इन्हें। अब आपका आता है तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अनुपूरक प्रश्न। अब सबसे पहले हम अनुपूरक प्रश्न को समझते हैं। अनुपूरक प्रश्न वो होते हैं जो तारांकित या अल्प सूचना प्रश्न के बाद मौखिक उत्तर के बाद अधिक जानकारी प्राप्त करने वाले प्रश्न। जैसे किसी सांसद ने कहा कि मैंने 200 करोड़ का बजट बनाया है विद्यालयों के लिए, ये तो हो गया आपके नॉर्मल क्वेश्चन। फिर अगर इस पे अध्यक्ष ये पूछते हैं तो आपने किस राज्य को कितना दिया या किस शहर को कितना दिया हो, तो इसको अनुपूरक प्रश्न बोलते हैं, मतलब और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना। ठीक है। अब जो तारांकित प्रश्न होते हैं इसमें मौखिक उत्तर दिया जाता है, तो अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन जो अतारांकित प्रश्न होते हैं इसमें लिखित उत्तर दिया जाता है, तो अनुपूरक प्रश्न पूछने का कोई सवाल ही नहीं होता है। अब चूंकि लिखित उत्तर देते हैं अतारांकित प्रश्न, तो लोकसभा में इसकी मैक्सिमम क्वेश्चन 230 ही पूछ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ये पूछा जाता है कि अतारांकित प्रश्नों की लोकसभा में मैक्सिमम संख्या कितनी है, तो वो आपकी आ जाएगी 230। राज्यसभा में इसके लिए कोई सीमा नहीं है। अब आपका ये हो गया। अब आपका आता है कि लोकसभा के अध्यक्ष, पहली लोकसभा के अध्यक्ष, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरीके से देखिए अभी तक केवल 18 लोकसभा हुई हैं जिनके अध्यक्ष के नाम मैंने इस प्रकार से लिख दिए। देखिए इसमें सबसे पहले पूछा जाता है पहली के, तो वो आपको पता है जीवी मावलंकर हैं। ऐसे अभी आपसे 15वीं की पूछ सकते हैं, 16 की पूछ सकते हैं, 10वीं, 12वीं, कोई भी पूछ सकते हैं। या कभी कह देते हैं इन सबको अरेंज कीजिए कौन पहले आया, तो आपको ये लिखे हैं, हम लोग इसको याद कर सकते हैं। अब आते हैं कि लोकसभा की सीट वाले राज्य। अब ऐसे पूछ लेते हैं एक एक सीट वाले राज्य बताइए, तो इसमें आपका मिजोरम, नागालैंड या सिक्किम आ जाएगा, है ना। फिर एक एक सीट वाले केंद्र शासित प्रदेश, इसमें चंडीगढ़, लक्षद्वीप, लद्दाख, अंडमान निकोबार और पुदुचेरी आ जाता है। 2-2 सीट वाले राज्य, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। 2 सीट के केंद्र शासित प्रदेश, दादर एवं नागर हवेली। अब ये देखिए ये राज्य हैं और ये सीट हैं। उत्तर प्रदेश में आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा की 80 सीटें हैं, क्योंकि हम लोग यूपीटीजीटी की तैयारी करें तो उत्तर प्रदेश की सीट तो हम लोगों को पता ही होनी चाहिए। इसके अलावा जो ग्रीन कलर से लिखी हैं, जैसे महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, कर्नाटक है, गुजरात है, इनकी पेपरों में पूछी गई हैं। बाकी सब आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने लिख दी है। अब जो केंद्र शासित प्रदेश में सीट है, दिल्ली की 7 और जम्मू कश्मीर की 5। अब लोकसभा अध्यक्ष हटाने का प्रस्ताव हो तो वह पहला मत दे सकता है, निर्णायक मत नहीं दे सकता है उस टाइम लोकसभा अध्यक्ष, ऐसा आर्टिकल 96 के 2 में लिखा है। 1976 में लेखा परीक्षण को लेखा से अलग कर दिया, लेखा मतलब ऑडिट से। अब इसके आगे कुछ शब्दावलियाँ होती हैं संसद की जो आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप संसद के सारे क्वेश्चन या लोकसभा से जुड़े हुए क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अनुदान की मांग क्या होता है? केंद्र सरकार का प्रत्येक मंत्रालय, शिक्षा, रक्षा, स्वास्थ्य, रेलवे आदि जब लोकसभा में अपने खर्चे के लिए धन मांगता है तो उसे अनुदान की मांग कहते हैं। ऐसा आर्टिकल 113 में लिखा है। सदन केवल लोकसभा में ही अनुदान की मांग की जा सकती है और मतदान केवल लोकसभा के लोग ही कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक है। मंजूरी के बाद स्वीकृत रुपए भारत की संचित निधि से निकालने के लिए विनियोग विधेयक लाया जाता है। मतलब जैसे इन सबको सिफारिश मिल गई कि इतने इतने रुपए चाहिए, अब संचित निधि से निकालने के लिए विनियोग विधेयक को लाया जाता है। विनियोग विधेयक आर्टिकल 114 में पैसा संचित निधि से निकालने के लिए अनुमति लेने के लिए इसको विनियोग विधेयक लाया जाता है। अब आपका आता है धन विधेयक। आर्टिकल 110 में इसका उल्लेख है। इसे केवल लोकसभा में लाया जाता है। इसके विषय होते हैं कर लगाना, कर हटाना या बदलना, संचित निधि से धन निकालना, उधार लेना, सरकारी धन का विनियमन। फॉर एग्जाम्पल विनियोग विधेयक एक धन विधेयक है क्योंकि हम लोग इसमें संचित निधि से धन निकालते हैं। राज्यसभा सिफारिश देकर 14 दिन बाद लौटाती है। जैसे जो विनियोग विधेयक है एक धन विधेयक है, तो राज्यसभा में केवल इसे भेजा जाता है और 14 दिन बाद वो अपनी जो भी उसको सुझाव होते हैं सिफारिशों के देकर 14 दिन के अंदर वो लौटा देती है। अब आता है आपका वित्त विधेयक। आर्टिकल 117 में इसका उल्लेख है। वित्तीय प्लस अन्य विषय, वार्षिक बजट लागू करने के लिए इसको लाया जाता है। नोट, हर धन विधेयक वित्त विधेयक है, लेकिन हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। अब आपका आते हैं कुछ और शब्दावलियाँ हैं। जैसे आर्टिकल 115 में
पूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान और अधिक अनुदान के बारे में बताया गया। देखिए, पूरक अनुदान होता है मिला, जैसे किसी को अपने अपने जो मंत्रालय होते हैं तो उसके लिए सरकार रुपए देती है, तो मिला हुआ रुपए जब कम पड़ गया हो लेकिन खर्च ना किया, उससे पहले और रुपए की जरूरत हो तो पूरक अनुदान से निकाल सकते हैं। अब आता है अतिरिक्त अनुदान। नई योजना आई है, कोई इसको शुरू करना है तो इसके लिए रुपए लिए जाते हैं इसमें। अधिक अनुदान, मिला हुआ रुपए से ज़्यादा खर्च हो जाए, मतलब जो भी रुपए आपको मिले हैं, जैसे किसी काम के लिए, शिक्षा के लिए 100 करोड़ रुपए मिले हैं लेकिन खर्च आपके 115 हो जाते हैं, तो संसद बाद में मंजूरी देके 15 करोड़ रुपए और दे देती है। पूरक अनुदान और अधिक अनुदान में अंतर ये है कि इसमें पूरक अनुदान में जो रुपए मिलता है वो खर्च नहीं होता, उससे पहले ही मंजूरी मिल जाती है कि हमें ज़्यादा चाहिए है, लेकिन अधिक अनुदान में जब वो रुपए खर्च हो जाता है उसके बाद मंजूरी मिलती है। इस तरीके से आपका आर्टिकल 116 में लेखा अनुदान, प्रत्यानुदान और अपवाद अनुदान है। लेखा अनुदान बजट आने तक अस्थायी कर, जैसे अभी तक बजट नहीं आया है तो जो खर्चे हैं वो लेखा अनुदान से चलते हैं। प्रत्यानुदान राष्ट्रीय आपात के लिए खर्च, जैसे कभी राष्ट्रीय आपात लग गई, संकट का समय आ गया तो उसके लिए खर्च के लिए अनुदान मांग सकते हैं। अपवाद अनुदान विशेष उद्देश्य जो बजट में नहीं था, जैसे बजट आया लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज़ थी कि कोई टॉपिक था जिसके लिए रुपए नहीं थे तो अपवाद अनुदान से रुपए निकाल सकते हैं। देखिए, अंतरिम बजट क्या होता है? चुनाव के समय पेश किया जाने वाला अस्थायी बजट को अंतरिम बजट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका शब्दावली आप समझ लीजिए। स्थगन प्रस्ताव, कोई काम रोको प्रस्ताव कहते हैं, ये भी केवल लोकसभा में लाया जाता है। तात्कालिक लोक महत्व पर चर्चा होती है, जैसे करेंट सिचुएशन होती है हमारी सार्वजनिक, मतलब हम लोगों से जुड़ी हुई करेंट सिचुएशन के जो टॉपिक होते हैं उस पर चर्चा होती है। ये तो आपका लोकसभा कंप्लीट हो गया। अब आता है आपका राज्यसभा। राज्यसभा का परिचय, उच्च सदन होता है, हाउस ऑफ एल्डर्स कहते हैं, राज्यों का परिषद कहते हैं। स्थापना 3 अप्रैल 1952 को हुई थी। पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। संरचना, अधिकतम संख्या इसकी 250 हो सकती है। निर्वाचित होते हैं 238 और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं 12, शिक्षा, खेल, वैज्ञानिक आदि क्षेत्रों में। निर्वाचन, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा इनका निर्वाचन होता है। चुनाव पद्धति, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ विधानसभा है, इसके प्रतिनिधि भी चुने जाते हैं। योग्यता, आर्टिकल 84 में इसके राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु चाहिए, जबकि लोकसभा के लिए 25 वर्ष की। कार्यकाल, ये स्थायी सदन होता है, कभी भंग नहीं होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त, मतलब अपना रिटायर हो जाते हैं। पदाधिकारी, सभापति और उपसभापति। सभापति उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ऐसा आर्टिकल 89 में लिखा है। और उपसभापति अपने सदस्यों में से ही चुना जाता है। विशेष शक्तियाँ, जो राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ वो आर्टिकल 249, राष्ट्रीय हित में हो तो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है राज्यसभा। ये केवल राज्यसभा में पहले प्रस्ताव लाया जाता है। आर्टिकल 312, नई अखिल भारतीय सेवा बना सकती है, ये भी केवल राज्यसभा में लाया जाता है। आर्टिकल 67, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव भी केवल राज्यसभा में शुरू कर सकते हैं। अब राज्यसभा की कुछ समितियां हैं, कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति, विशेष अधिकार समिति, याचिका समिति, सरकारी आश्वासन समिति, अधीनस्थ विधान समिति, सदन की मेज पर रखे पत्रों संबंधी समिति, नैतिकता समिति, सदस्य आवास समिति, सामान्य प्रयोजन समिति। देखिए कैसे मैंने एक ही पेज में दो अपने सारे टॉपिक्स लोकसभा को और राज्यसभा को कवर कर लिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।